तो ये रहा पेज नंबर 1 और हम लोग अभी देखेंगे MCQ 1 को। ठीक है, ओके। थोड़ा सा बोर्ड टेढ़ा सा नजर आ रहा है ना? ओके, वैसे किसी को कुछ पूछना है अब तक इस क्लास से रिलेटेड? किसी का कोई क्वेश्चन है तो दीजिए हमको पहले। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन से, जो कि ये प्रिंटेड है, जो बुक वाली क्वेश्चन है, इसको हम लोग आज देखेंगे शुरू में अभी। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन सब इंग्लिश में है ये वाला क्वेश्चन, लेकिन हिंदी में भी आप लोग को समझ में आ जाएगा, इसलिए हम ज्यादा उसका ट्रांसलेट नहीं किए इंग्लिश टू हिंदी, लेकिन फिर भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। नंबर 1, द पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आर एप्लीकेबल टू। मतलब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है? ऑप्शन दिया हुआ है स्टेशनरी फ्रेम, एक्सेलरेटेड फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम्स, नन ऑफ दीज। तो हम लोग जानते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उसमें यह कहा गया था कि ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स आर इनवेरिएंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। यानी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है कि ये जो STR यानी कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एप्लीकेबल होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका जवाब होगा जो कि ऑप्शन सी में है, और वो क्या होगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये उसका जवाब होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रेम S डैश मूव्स along the positive X direction of S frame, a rod placed along Y axis if observed from S frame appears। क्या कह रहा है कि एक फ्रेम S डैश जो है मूव कर रही है, किधर मूव कर रही है ना? ये एक फ्रेम हो गया S और ये एक फ्रेम हो गया S डैश। ठीक है, S डैश। तो S डैश जो है लगातार मूव कर रही है, किसके रेस्पेक्ट में? S के रेस्पेक्ट में। किधर मूव कर रही है ना? X एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब रॉड कैसे रखा गया है ना? अलोंग दी Y एक्सिस, यहां पर एक रॉड रखा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? ए रॉड प्लेस्ड अलोंग Y एक्सिस इफ ऑब्जर्व फ्रॉम S फ्रेम। अगर S फ्रेम से उसको ऑब्जर्व किया जाए तो क्या होगा? उसका लेंथ जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा, इलोंगेटेड होगा, अनचेंज्ड होगा, तो क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था, चूंकि ये Y एक्सिस में है, मूव हो रहा है X एक्सिस में, और ये Y एक्सिस में है, इसलिए इसका लेंथ क्या होगा? किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा, यानी कि ये रह जाएगा अनचेंज्ड। तो 2 का सही आंसर क्या होगा? सी नंबर, दैट इज अनचेंज्ड। अच्छा, इसमें से किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा, डाउट होगा, तो हमसे बीच में जरूर पूछिएगा। ठीक है, नंबर 3 में आते हैं। रेस्ट वॉल्यूम L0 क्यूब इज कनेक्टेड टू रिलेटिविस्टिक वॉल्यूम। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये रहा, मान के चलिए कोई क्यूब। अब इस क्यूब का लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, सब चीज है, सब बराबर होता है। इधर भी L, इधर भी L, और ये साइड भी क्या है? L, या इसको L0 कहते हैं कि L0 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 सब L0 है। तो इसका वॉल्यूम कितना है? इसका वॉल्यूम हो जाएगा L0 क्यूब हो जाएगा, राइट। ये वॉल्यूम कौन सा है? इस वॉल्यूम को हम लोग कह सकते हैं कि ये रेस्ट वॉल्यूम है। अब इसका रिलेटिविस्टिक वॉल्यूम क्या होगा? जो कि मूव कर रही है। रेस्ट वॉल्यूम हो गया L0 क्यूब इज कनेक्टेड टू रिलेटिविस्टिक वॉल्यूम, मतलब ये मूव करेगी। तो अब ये
किसी एक डायरेक्शन में मूव करेगी, चाहे एक्स में, चाहे वाई में, चाहे जेड में, किसी भी एक डायरेक्शन में मूव करेगी। तो मान के चलिए, हमने मान लिया कि ये इधर, मान के चलिए इसको अगर पूरी तरह से बना लिया जाए बढ़िया से, तो सपोज दैट ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस में अगर मूव करे तो इसके लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, इसमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होगा। तो अगर आप बात करते हैं इस वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का एक लेंथ है इधर एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वॉल्यूम है वाई एक्सिस के अलोंग, और एक वॉल्यूम क्या है जेड एक्सिस के अलोंग। तो मूव किधर कर रही है, अगर मान लिया जाए कि एक्स एक्सिस में मूव करे तो एक्स एक्सिस की तरफ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आएगा, और वाई और जेड में कोई लेंथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा। तो जो हम लोग अभी इसको देख रहे हैं इस तरह का, तो बाद में ये क्या हो जाएगा ना, इस तरह का शेप का हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के शेप का वो हो जाएगा। तो इधर वाला लेंथ तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन बाकी सब लेंथ क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट उसका नहीं हुआ। तो इस तरफ चेंज हो जाएगा, बाकी जो होगा एल नॉट वही रहेगा। अब ये क्या बन गया, क्यूब से क्यूबॉइड बन गया। तो अब क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इस तरह का होगा। तो एक लेंथ एल नॉट वो फिक्स रहेगा, दूसरा भी एल नॉट फिक्स रहेगा। अब ये वाला जो है, या फिर आप मान के चलिए ऐसा, यही वाला लेंथ क्या होगा, चेंज हो जाएगा। कितना लेंथ होता है चेंज वाला लेंथ, कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ, तो एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस क्या होता है, v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, और बाकी जो लेंथ होगा वो सेम रहेगा, एल नॉट इंटू एल नॉट। तो एल नॉट एल नॉट एल नॉट सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा एल नॉट क्यूब, और 1 माइनस क्या हो गया, v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ऑप्शन को मैच करते हैं तो कहीं पर v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर नहीं है। तो ये मैंने आपको कभी अभी तक बताया नहीं था कि v बाई सी को जो है एक स्पेशल कांस्टेंट के द्वारा उसको डिनोट किया जाता है, जिसका नाम है बीटा। तो जहां पर v बाई सी है उसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही होगा, जो कि आप सी नंबर में आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। मैंने क्या बताया, रेस्ट वॉल्यूम क्या था, एल नॉट क्यूब। क्यों एल नॉट क्यूब, क्योंकि उसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब बराबर था। लेकिन जब हम लोग किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे, चाहे एक्स में, चाहे वाई में, चाहे जेड में, तो एक्स वाला लेंथ क्या हो गया, घट गया, वाई और जेड लेंथ सेम रह गया। तो सेम लेंथ को मैंने रख दिया एल नॉट, लेकिन ये जो एक्स में लेंथ है वो क्या हो गया, घट गया। और अब आप सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना चीज आ गया। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जस्ट एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब थियोरिटिकल क्वेश्चन है। जो आपने थ्योरी में पढ़ा था उसको आप अप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा। तो रिलेटिविस्टिक टाइम किससे डिनोट किया जाता है, तो आप लोग सब कुछ जानते हैं, टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर, और अंडर रूट क्या होता है, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यहां वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को जो है ना बीटा से डिनोट कर दिया गया है, बस यही अंतर है। तो लिख देते हैं फिर भी बात को। 4 नंबर हम लोग जब जानते हैं कि टी डैश इक्वल टू जब यूज करते हैं तो क्या होता है, टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर, और क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहां जो v बाई सी है, उस v बाई सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं। तो वहां पर आ जाएगा बीटा स्क्वायर। तो आप ऑप्शन को ढूंढ लीजिए, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 5 नंबर में आते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, डीके ऑफ म्यू मेसन पार्ट सपोर्ट्स, मतलब कुछ पार्टिकल होते हैं जो कि एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में आता है, न्यूक्लियर फिजिक्स में आता है, पाई मेसन, म्यू मेसन। फिलहाल हम लोग जितना जरूरत है उतना याद रखेंगे, बाकी जो जरूरत है उसको हम लोग उतना ज्यादा जोर नहीं देंगे। ये थोड़ा सा जान लीजिए कि हम लोग जो टाइम डायलेशन की बात करते हैं, यानी कि टाइम का बढ़ जाना है ना, टाइम का डायलेट हो जाना, तो मैंने बताया था कि ये केवल एक थ्योरेटिकल चीज नहीं है, बल्कि ये एक्सपेरिमेंटली इसको वेरीफाई किया गया है। तो ये जो टाइम डायलेशन का वेरिफिकेशन
एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कहां से मिलता है? तो इस तरह का पार्टिकल जब इमिट होता है और वहां जब टाइम को कैलकुलेट किया जाता है तो ये पाया गया है। तो ये आप याद रखिएगा कि जो म्यू मेसन पार्टिकल होगा या पाई मेसन पार्टिकल होगा, उसका जो इमिशन होगा, तो वहां रिलेटिविटी ऑफ टाइम का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी किया गया है। तो ये म्यू मेसन किसको सपोर्ट करता है? ना टाइम डायलेशन को सपोर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑफ द टू ट्विन ब्रदर्स वन गोज ऑन रिलेटिविस्टिक टूर एंड कम्स बैक, द ब्रदर ऑन टूर विल। मैंने आपको बताया था कि जुड़वा भाई का कहानी सुनाई थी कि जुड़वा भाई में से एक भाई जो है, अभी मान के चलो दोनों 5-5 साल का है, उसके बाद यह मान के चलो दोनों 30-30 साल का है, तो एक जो ब्रदर है वो क्या चले गए, मान के चले वो अंतरिक्ष के सैर पर चले गए, अंतरिक्ष यान पर बैठ गए और वो पूरा ब्रह्मांड का सैर करने लगे, और एक क्या है, पृथ्वी पर रह गए। तो जब 10 साल या 20 साल गुजर जाएगा, उसके बाद जब वापस लौटेगा तो देखा गया कि जो टूर पर निकले थे, दैट इज जो स्पेसशिप में चले गए थे, वो अभी भी यंगर हैं, उनके लिए टाइम अभी भी काफी कम है, और ये जो पृथ्वी पर जो है वो काफी ज्यादा समय पार कर चुके हैं। हो सकता है कि पृथ्वी वाले को लग रहा है कि भाई 30 साल पार कर गया, और उसको लग रहा है कि नहीं, अभी 5 ही साल हुआ है। बात समझे? तो ये 60 साल का होगा तो मान के चले 35 साल का हो गया। दैट इज जो टूर पर गए हैं वो यंगर होंगे, और जो पृथ्वी पर हैं वो क्या हो जाएंगे, ओल्डर हो जाएंगे, एल्डर हो जाएंगे। तो ये भी बात है कि क्या दिया हुआ था, द ब्रदर ऑन टूर विल बिकम यंगर, जिसका जवाब क्या होगा, यंगर। 6 का जो जवाब होगा वो क्या होगा, सी नंबर नहीं, ए नंबर क्या होगा, यंगर। ठीक है, 7 नंबर पर आते हैं। ए रॉकेट हैज ए वेलोसिटी ऑफ 0.6 c, वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक रॉकेट का वेलोसिटी कितना है, 0.6, ये रॉकेट है। अब कह रहा है कि इस रॉकेट के रेस्पेक्ट में किसका स्पीड, ना लाइट का स्पीड कितना होगा। ठीक है, तो आप लोग रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटी आप लोग पढ़े थे, तो ये सब कोई नहीं पढ़े थे, जो पीजीटी और टीजीटी का तैयारी कर रहे थे वो पढ़े थे, लेकिन फिर भी ज्यादातर पढ़ ही लिए होंगे। तो मैंने बताया था कि एक फ्रेम होता है एस, एक फ्रेम होता है एस डैश, 2 फ्रेम है। एस से वेलोसिटी को मापा जाता है, तो ये मापता है यूएक्स या सिर्फ यू, और एस डैश वाला जो वेलोसिटी को मापता है उसको हम लोग कहते हैं यूएक्स डैश। और जो मूविंग फ्रेम है उसका वेलोसिटी को मापा जाता है v से। तो यहां पर कौन क्या है, रॉकेट के रेस्पेक्ट में मापा जा रहा है। ये जो लाइट का जो स्पीड है, मान के चलिए कोई लाइट निकालता है, रॉकेट ही लाइट को इमिट किया या और कोई दूसरा इमिट किया, तो जो रॉकेट है उसके रेस्पेक्ट में हमको स्पीड को निकालना है। तो रॉकेट के रेस्पेक्ट में, तो मैंने बताया था जिसके रेस्पेक्ट में निकाला जाएगा वो होगा हमारा मूविंग फ्रेम। तो ये रॉकेट ही हमारा क्या है, मूविंग फ्रेम, यही हमारा एस डैश का काम करेगा। तो रॉकेट जो स्पीड को मापेगा उसको हम लोग कहेंगे यूएक्स डैश, और रॉकेट का स्पीड हमारा किसका काम करेगा, v का काम करेगा। तो v का काम कौन करेगा, रॉकेट का स्पीड, क्योंकि वही हमारा मूविंग फ्रेम है। तो रॉकेट का स्पीड कितना है ना, 0.6 c। ठीक, अब लाइट इमिट हो रहा है, तो लाइट का भी तो अपना घटना कौन है, यहां पर घटना रॉकेट का जाना नहीं है, बल्कि लाइट को इमिट करना है। तो लाइट जो इमिट होगा वो हमारा घटना है। तो लाइट का स्पीड कितना होता है, तो लाइट का स्पीड होता है c। तो उसको कौन देख रहा है ना, पृथ्वी पर देख रहा है। पृथ्वी पर या जो रेस्ट फ्रेम है वो वाला देख रहा है कि भाई लाइट जो निकला उसका स्पीड c है, रॉकेट जो गया उसका स्पीड है 0.6 c। लेकिन रॉकेट लगेगा उसका स्पीड क्या है, लाइट का स्पीड कितना है। तो ध्यान रखिए ये यूएक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्यों सी हो जाएगा, क्योंकि वो जो लाइट यानी कि जो घटना घट रहा है उसका वेलोसिटी उसको कितना लगेगा, सी ही लगेगा। अब
दोनों क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, रॉकेट भी जिस डायरेक्शन में, लाइट भी उसी डायरेक्शन में निकल रही है, इसलिए कोई माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, एज इट इज हम लोग रख देंगे। अब फॉर्मूला क्या होता है, यू एक्स डैश इज इक्वल टू यू एक्स माइनस भी बाई 1 माइनस यू एक्स भी बाई सी स्क्वायर। अब उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कितना मिलेगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया जाए पेज नंबर 1 का। अच्छा, कौन कौन जुड़े हैं एक बार हमको बताइए, कौन स्क्रीनशॉट ले रहे हैं? संदीप जी हैं आज? प्रहलाद जी, रुपेश जी, कोई भी हमको यस नो बताइए। ले लिए सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। कौन लिए? जूही। अच्छा, जूही जी, ठीक है, ओके। तो हम लोग अब उसको सॉल्व करते हैं। बाद में उसका शॉर्ट तरीका हम बता रहे हैं क्या उसका जवाब होगा। तो हम लोग अब आ जाते हैं पेज नंबर 2 में, और उसमें सबका वैल्यू अगर पुट करेंगे तो यू एक्स डैश बराबर क्या होगा, यू एक्स का वैल्यू कितना होगा बोलिए, सी माइनस भी का वैल्यू कितना है 0.6 सी, और बाय क्या होगा 1 माइनस यूएक्स का वैल्यू सी, फिर हो गया 0.6 सी, और बाय क्या हो गया सी स्क्वायर। ये कट जाएगा और यहां पर सी कॉमन आएगा, तो देखिए 1 माइनस 0.6 सी, और यहां भी क्या आएगा 1 माइनस 0.6 होगा ना। यहाँ सी कॉमन है तो कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा 1 माइनस 0.6, यहाँ 1 माइनस 0.6 ऑलरेडी है, ये दोनों कटेगा कि नहीं कटेगा, जरूर कटेगा। तो बचा कितना सी, यानी कि सी से ज्यादा नहीं होगा। लाइट का स्पीड रॉकेट वाले को भी उतना ही लगेगा और ग्राउंड वाले को भी क्या लगेगा, उतना ही लगेगा। जब बात आ जाती है स्पीड ऑफ लाइट का, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, कभी भी सी से ज्यादा नहीं होगा। यही तो है रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटी। तो क्लियर हो गया। तो इसका शॉर्टकट यही जवाब होगा कि सी ही रहेगा, ना तो सी से ज्यादा होगा ना तो सी से कम होगा, बल्कि सी ही रहेगा। लाइट का स्पीड हमको जितना लगेगा इसको भी उतना ही लगेगा। यही तो था जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सेकंड पोस्टुलेट। उस समय तो बड़ा सिंपल हम लोग को लगा था। क्या सिंपल लगा था कि स्पीड ऑफ लाइट इज इनवेरिएंट, स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। जितने भी मतलब जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं उसमें प्रकाश का चाल क्या होता है, हमेशा बराबर रहता है, ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। तो कांस्टेंट कैसे रहता है, यहां पर देखिए मैंने अभी प्रमाण कर दिया कि अगर हम इस रेस्ट फ्रेम से स्पीड को मापते हैं तो भी सी, और जो मूविंग फ्रेम है वो भी मापता है तो कितना निकल गया, सी ही निकल गया, उससे ज्यादा नहीं हुआ, उससे कम भी नहीं हुआ। बात समझे, ठीक है। और कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन से भी निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 8 नंबर में, ये तो 7 था, अब हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर में। टू फोटॉन्स अप्रोच ईच अदर, देयर रिलेटिव वेलोसिटी विल बी। दो फोटोन एक दूसरे की ओर आ रही है तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा। तो यहां का भी जवाब क्या आएगा, सी ही आएगा। आप फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं कि दो फोटोन अगर एक दूसरे की तरफ आ रही है तो एक फोटोन आ रही है मान के चलिए सी वेलोसिटी से, अगला फोटोन आ रही है सी वेलोसिटी से, तो यहां भी क्या निकलेगा, सी ही निकलेगा। कैसे निकलेगा, इसको आप मान लीजिए यूएक्स, इसको मान लीजिए भी, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है ना, मतलब राइट साइड में, सॉरी ये राइट साइड में जा रही थी, ये लेफ्ट साइड में आ रही है, तो यहां पर हम लोग इसको क्या लेंगे, माइनस सी लेंगे। तो यू एक्स डैश बराबर क्या होगा ना, इसके लिए फॉर्मूला होता है यू एक्स माइनस भी बाई 1 माइनस यू एक्स इंटू भी बाई क्या हो गया सी स्क्वायर। अगर आप वैल्यू को पुट करेंगे तो सी माइनस माइनस सी और 1 माइनस सी इंटू माइनस सी और बाई क्या हो गया सी स्क्वायर। ऊपर में सी प्लस सी और नीचे में क्या हो गया, देखिएगा सी इंटू सी, सी स्क्वायर होगा कट जाएगा तो 1 प्लस 1 होगा, तो यहां जाएगा 2c और यहां पर आ जाएगा 2, कट जाएगा आखिर कर क्या होगा सी, मतलब सी ही रहेगा। दो फोटोन एक दूसरे की तरफ आए या दो फोटोन एक दूसरे से दूर जाए, जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो कितना रहेगा, सी ही रहेगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये था 8 नंबर। अब हम लोग आते हैं 9th नंबर में। तो 9th नंबर का क्वेश्चन है, टू फोटॉन्स रिसीड फ्रॉम ईच अदर, देयर रिलेटिव वेलोसिटी विल बी। रिसीड का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे से दूर जाना। तो दो फोटोन अगर, अब हम लोग आते हैं 9th नंबर में। तो 9th नंबर का क्वेश्चन है, टू फोटॉन्स रिसीड फ्रॉम ईच अदर, देयर रिलेटिव वेलोसिटी विल बी। रिसीड का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे से दूर जाना। तो दो फोटोन अगर एक दूसरे से दूर भी जा रहा है तो भी उनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, सी ही रहेगा। इसलिए नो कैलकुलेशन, आप डायरेक्ट जवाब लिख दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, सी ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। व्हेन 1 किलोग्राम ऑफ मास इज फुल्ली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इट प्रोड्यूसेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर 1 किलोग्राम मास को पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए, कुछ ऐसा घटना है मान के चलिए। कोई कमेंट किए हैं, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ठीक है सर, आज स्क्रीनशॉट नहीं कोई ले रहे हैं? अच्छा, ले रहे स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ना जूही जी? यस सर। हाँ हाँ, तो क्या बताएं कि अगर मास 1 केजी है और उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, मतलब मास का मतलब एक कण भी जो है नहीं रहेगा, उसका कोई भी पार्टिकल नहीं बचेगा, सारा का सारा वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, मास बिल्कुल नहीं रहा। जैसे हम लोग कोई चीज को जला देते हैं ना तो राख भी बचता है, तो कुछ तो मास बचा, लेकिन ऐसा चीज कर दिया गया उसका कुछ भी माने मास पार्टिकल बचा नहीं, पूरा का पूरा वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो कितना एनर्जी रिलीज होगा? तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, E इज इक्वल टू mc² का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। m 1 केजी है, SI यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं है। C का वैल्यू क्या होता है, 3 इंटू 10⁸ होता है और उसका स्क्वायर कर लीजिए। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 10⁸ का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 16 और ये SI यूनिट में निकलेगा, इसलिए इसका यूनिट होगा जूल। तो इसका आंसर ये हुआ। और अब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए ही मैच कर रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में 11th में। इफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड। कह रहा है कि 1 ग्राम, इस बार कितना दिया है, 1 ग्राम, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो इसी तरह से निकलेगा, लेकिन ध्यान दिया जाए इसमें ऑप्शन जो है एक भी जूल में नहीं है, तो किसमें है, सब का सब कैलोरी में है, तो जूल को कैलोरी में चेंज करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम सिंपल तरीके से आगे बढ़ते हैं। मास कितना दिया है, 1 ग्राम। अब 1 ग्राम को कितना लिखेंगे, 1 इंटू 10⁻³ kg। अब एनर्जी को निकालते हैं, तो एनर्जी कितना होगा, mc²। तो m में आ जाएगा कितना, 10⁻³ और c² कितना हो गया, तो c² का वैल्यू इतना होगा 3 इंटू 10⁸ और उसका हो गया स्क्वायर। तो 3 हो गया 9 और 10⁻16 और -3 हो जाएगा कितना, 13। तो इतना जूल हुआ। अब इस जूल को कैलोरी में चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए हम लोग सबको ही जानते हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ लिए हैं, 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.18। ठीक है, 4.2 कर देते हैं, तो 4.2 जूल। अब जूल को अगर आपको कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो 1 बाय क्या करना पड़ेगा, 4.2 कैलोरी करना पड़ेगा, यानी कि 4.2 से डिवाइड देना पड़ेगा। जब हम 4.2 से डिवाइड करेंगे तो वो कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 9 बाय 4.2 इंटू 10⁻13 जूल। तो 2 से ज्यादा होगा, क्योंकि अगर ये 4.5 होता तो 9 कट जाता, 45 और 90 कट जाता, लेकिन 2 से थोड़ा ज्यादा होगा। अब कोई भी क्लोज ऑप्शन दिख रहा है तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आपको और कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 10⁻13 तो ठीक है, अब 2.5 देखिए या जो भी है,
ठीक है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन ही मैच करेगा, सबसे क्लोज वही है। ध्यान से देखिए, जूल वाला कैलोरी हो जाएगा। हाँ, जूल वाला कैलोरी हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। पावर 10 टू द पावर 13 रखिए और 2 पॉइंट, 215 भी नहीं, 2000 भी नहीं, बल्कि 2 पॉइंट समथिंग जो होगा वो ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ए नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेज नंबर 2। चलिए तब तक अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। कैलोरी कर दीजिए, जूल को काट के कैलोरी कर दीजिए। ठीक 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 ठीक, ओके, वेरी गुड। हाँ, यहाँ पर 4.2 जैसे मैंने कन्वर्ट कर दिया तो अब ये जूल नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, कैलोरी बन गया, ठीक। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। ए स्टोन इज रेज्ड टू द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट, इट्स रेस्ट मास हैज इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, क्या होगा। तो कह रहा है कि किसी स्टोन को हम लोग क्या करते हैं, माउंट एवरेस्ट पर ले गए, ठीक है, यानी कि ऊंचाई पर ले गए, ठीक है, 8,848 मीटर, मतलब बहुत ज्यादा हाइट है, उस हाइट पर हम लोग ले चले। तो हाइट पर ले जाने से क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ग्राउंड लेवल पर जितना एनर्जी है, जब किसी को हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऊपर उठा देते हैं, तो वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होता है, स्टोर हो जाता है, और वो एनर्जी उसका बढ़ गया। ग्राउंड में कुछ एनर्जी है, उसको कुछ हाइट पर लेकर चल जाते हैं, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी mgh के फॉर्म में एनर्जी आ जाता है। तो नो डाउट यहां पर जितना एनर्जी था, ये एनर्जी हमारा लो एनर्जी था, यहां पर वो आ गया तो क्या हो गया, हाई एनर्जी हो गया। तो ऊपर में यानी कि माउंट एवरेस्ट की हाइट पर हम लोग जब चले जाते हैं, पीक पर चले जाते हैं, तो वहां पर उसका एनर्जी क्या हो गया, बढ़ गया। अब एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या हो गया, वो एनर्जी उसके अंदर में तो स्टोर है ना, और एनर्जी स्टोर होने का मतलब उसका मास क्या होगा, बढ़ जाएगा। अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी इक्विवेलेंस थ्योरी गिवन बाय आइंस्टीन, हम लोग कह सकते हैं कि उसका चूंकि एनर्जी बढ़ गया और वो एनर्जी कहीं दूसरी जगह खर्च नहीं हो रहा है, इसलिए उसका एनर्जी बढ़ने से उसका मास भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो उसका मास क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। कितना इंक्रीज कर जाएगा वो भी हम लोग कह सकते हैं, वो भी निकल जाएगा। तो पहला यहां पर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यही था कि अगर हम माउंट एवरेस्ट पर उसको चढ़ाते हैं तो उसका मास क्या होगा। तो जवाब होगा उसका मास क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, इंक्रीज कर जाएगा। सिंपल थ्योरी की अगर बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता, लेकिन यहां रिलेटिविटी है, यहां पर हम लोग जरूर कहेंगे कि बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए बॉडी ऑफ मास m फॉल्स थ्रू h मीटर्स। h मीटर्स मतलब हो गया कुछ हाइट है, h मीटर की हाइट है, वहां से ये गिर रही है। द डिक्रीज इन इट्स मास इज इक्विवेलेंट टू, उसका मास कितना घटेगा। जिस तरह से यहां मास क्या हो गया था, बढ़ गया था, वैसे अगर कोई हाइट से नीचे गिरेगा तो मास घटेगा भी। कितना घटेगा, तो सबसे पहले एनर्जी कितना घटा, उसका एनर्जी कितना उसका रिलीज हुआ। तो एनर्जी रिलीज हो गया m g और h, इतना ही हुआ, बाकी तो कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। उसका हाइट बदल गया जिसके कारण उसका इतना एनर्जी क्या हो गया, घट गया। ऊपर उठाए तो इतना एनर्जी क्या हो गया था, बढ़ गया था। तो एनर्जी कितना हो गया, mgh हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि कितना उसका मास जो है मतलब चेंज हुआ, या कितना मास उसका लॉस हुआ। तो मान के चलो उसका मास लॉस हो गया कितना, अब जो मास हो गया वो कितना, mc²। तो ये मास उसका निकालना है कि अब वो कितना हो गया। ये मास और ये मास उसका सेम नहीं है, मतलब उसका जो टोटल मास था और अब जो मास वो अलग है, लेकिन कितना चेंज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, वो डिक्रीज वाला को हम निकाल रहे हैं कि एनर्जी कितना उसका रिलीज हुआ, mgh, इसी को बराबर कर दिए mc², क्योंकि एनर्जी उसके बराबर होता है। तो ये मास कितना होगा, तो ये मास हो जाएगा mgh/c²। बात क्लियर हो पाया कि नहीं हो पाया, मैंने ये बताया कि एनर्जी कितना डिक्रीज हुआ, जितना एनर्जी डिक्रीज हुआ उसी के इक्विवेलेंट मास उसका घटेगा। तो कितना एनर्जी उसका घट गया ना, mgh घट गया। अब इसी एनर्जी को हम mc² में कन्वर्ट कर दिए तो mc² हो गया। हमको ये मास चाहिए, कितना मास के वो बराबर हुआ, ये एनर्जी कितने मास के बराबर है,
तो m बराबर आ गया mgh/c²। तो इतने मास का क्या होगा उसमें कमी आ जाएगी ड्यू टू डिक्रीज ऑफ हाइट। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर आ गया 13। ये क्वेश्चन था 13 था ये। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 14 में। 14 नंबर, एट व्हाट वेलोसिटी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इक्वल टू इट्स रेस्ट मास एनर्जी। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन समझ में आ जाएगा। एट व्हाट वेलोसिटी मतलब कितना वेलोसिटी होना चाहिए, ये क्वेश्चन है, ताकि उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाए ना, इक्वल टू इट्स रेस्ट मास एनर्जी। तो अब हम लोग थोड़ा सा मास एनर्जी इक्विवेलेंस के डिटेल को हम लोग समझते हैं। हमने ये पढ़ा था कि mc² किसके बराबर होता है ना, काइनेटिक एनर्जी और प्लस क्या होता है, रेस्ट एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी होगा mc² माइनस क्या होगा, m0c²। ये काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा ना, रेस्ट मास एनर्जी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है कि एट व्हाट वेलोसिटी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू इट्स रेस्ट मास एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर कर देंगे ना, इस एनर्जी को हम कर देंगे रेस्ट मास एनर्जी के बराबर। ठीक है, तो एक तरफ आ गया mc² माइनस m0c² और एक तरफ क्या आ गया फिर से m0c²। c² सबका कॉमन लीजिएगा तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, m माइनस m0 और इधर क्या हो गया m0। माइनस m0 को उस पार ले चलिए तो m बराबर क्या हो जाएगा, m0 प्लस m0 यानी क्या आ जाएगा 2m0। ठीक है, तो एक तरफ m बाई m0 और एक तरफ क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग यूज कहां पर करेंगे, वो जो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला है, जो मास के साथ वेलोसिटी का रिलेशन है, उसमें पुट कर देंगे तो निकल जाएगा कि कितना वेलोसिटी हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग m इज इक्वल टू m0 अंडर रूट 1 माइनस v²/c² का इस्तेमाल करेंगे। जब m को इस पार लेकर आएंगे तो m बाई m0 और m बाई m0 कितना होगा 2 होगा, तो इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस v²/c²। ठीक है, अब इसको इस पार लेकर आइए या स्क्वायर कीजिए, जैसा भी कीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस v²/c², इधर आ जाएगा 1/2। गलती से 2 नहीं कर देना, 1/2 होगा। फिर स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस v²/c² और ये हो जाएगा 1/4। इसको इस पार लेकर आइए 1 माइनस 1/4 v²/c²। इसको कैलकुलेट कीजिए तो आ जाएगा 3/4 v²/c², और जब आप v निकालिएगा तो आपको आखिरकार रूट लगाना पड़ेगा, तो आ जाएगा √3/2 इंटू c, इसका जवाब आएगा। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया। ठीक है, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ए बॉडी मूव्स विथ 0.2 c वेलोसिटी, द रेशियो ऑफ द मूविंग मास टू रेस्ट मास। ठीक है, हो गया ना। पेज नंबर शायद इसमें 3 था, हमने 2 ही लिखकर छोड़ दिया। अब होगा पेज नंबर 4 होगा। अब दे दिया है कि उसका वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी है 0.2 c। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, काइनेटिक मास और रेस्ट मास का रेशियो। तो काइनेटिक मास m और रेस्ट मास क्या हो गया m0, उसका निकालना है। मूविंग मास मतलब काइनेटिक मास, तो उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो m बाई m0 क्या होगा बोलिए, 1 बाई अंडर रूट
1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर की जगह पर क्या होगा बोलिए 0.04 सी स्क्वायर, और बाय क्या होगा सी स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा, 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.04 होगा, यह जाएगा 1 बाय अंडर रूट कितना आएगा 0.96 आएगा। ठीक है, अब कोई उपाय नहीं, इसका हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे और स्क्वायर रूट निकाल के फिर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, क्या दिया हुआ है इसका ऑप्शन वगैरह? ऑप्शन है 1.2, 1.02, 0.21। अच्छा 1 भी नहीं होगा, 0.2 भी नहीं होगा, थोड़ा ज्यादा ही होगा, चाहे 1.2 हो या 1.02 हो, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्या कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे तो ध्यान दीजिए, रूट लगा देते हैं 1 बाई 0.96। ठीक है, और फिर यह आ जाएगा ऊपर में 100 और नीचे में आ जाएगा 96। तो 100 का हो गया 10 और 96 का क्या निकलेगा बोलिए तो 6 इंटू 16 यानी कि 4 रूट 6, तो आ जाएगा 4 रूट 6 आ जाएगा। जिससे आसान हो वैसे हम लोग काम करेंगे, या फिर इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, और फिर ये कट जाएगा तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, तो 5, 2 और रूट 6 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, या फिर इसको डिवाइड करके भी निकालिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल होगा थोड़ा सा। रूट 6 का वैल्यू फिर आप लोग, या रूट 6 को आप क्या कर लीजिए रेशनलाइजेशन कर लीजिए, तो आ जाएगा ऊपर में रूट 6 और नीचे में आ जाएगा रूट 6 करेंगे तो 6 आएगा, आखिर का 12 आएगा। अब रूट 6 का वैल्यू रखिए, रूट 6 का वैल्यू रखकर फिर हम लोग 12 से उसको डिवाइड कर देंगे, उसको कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए या बी जो भी मैच करेगा आप उसको कर लीजिएगा, ज्यादा कैलकुलेशन में हम टाइम नहीं दिए उसमें, इस तरह से आप कर लेंगे। 15 के बाद आ जाता है 16। 16 में मैंने स्टार मार्क दे दिया क्योंकि 16 वाला जो टॉपिक है ना वो मैंने अब तक आपको पढ़ाया नहीं है, छोटा सा चीज है लेकिन मैंने उसको बताया नहीं है, इसलिए शायद वो समझ में ना आए, इसलिए मैंने स्टार मार्क कर दिया उसको। ठीक है, और भी स्टार मार्क करने का कारण है कि ऐसा क्वेश्चन आप लोग वर्क एनर्जी पावर में भी पढ़ेंगे, कंफ्यूजन होगा, इसलिए उसको मैंने दे दिया। देखिए ध्यान से, 2 बॉडीज ऑफ सेम मोमेंटम हैव डिफरेंट मासेस, द टोटल एनर्जी विल बी ग्रेटर फॉर लाइटर बॉडी, हैवियर बॉडी, किस बॉडी के लिए क्या होगा ज्यादा होगा। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है उसको हम लोग पहले सीखते हैं कि कंफ्यूजन कहां पर होगा, बहुत अच्छी तरह से बात को समझिएगा। मोमेंटम के साथ यानी कि संवेग के साथ, हिंदी भी थोड़ा बोलना भूल जा रहे हैं हम अभी, मोमेंटम यानी कि हो गया संवेग, और एनर्जी मतलब यहां पर काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, इसके बीच में जब कोई रिलेशन देगा तो आप सिंपल जो हम लोग पढ़ाई किए थे कहां पर, जब हम लोग वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहे थे तो वहां ये थ्योरी हम लोग पढ़े थे। थोड़ा सावधान रहना यहां पर क्योंकि क्वेश्चन काफी मिलता जुलता सा लगेगा, लेकिन डिफरेंस कहां वो आप समझिए। मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को मान के चलिए के या ई, जिससे भी डिनोट करेंगे ई से डिनोट कर दिए, तो दोनों के बीच में एक रिलेशन है, ई बराबर क्या होता है पी स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को के ही लिख देते हैं, के। तो क्लियर बात है कि अगर मोमेंटम बराबर हो, मोमेंटम कांस्टेंट हो, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा कम होगा, जिसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा उसका मास क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, उल्टा रेशियो है। ये कहां पर पढ़ते हैं हम लोग, जब वर्क एनर्जी पावर पढ़ते हैं वहां ये मिलता है। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए कि टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नहीं, टोटल एनर्जी और मोमेंटम का क्या रिलेशन है, तो फिर आपका इस तरह का थ्योरी से ये नहीं बन पाएगा। जब ये पूछा जाएगा कि टोटल एनर्जी, मोमेंटम और मास के बीच में क्या रिलेशन है, तो ये थ्योरी उस समय हम लोग क्या करेंगे अप्लाई नहीं करेंगे। ये थ्योरी कब अप्लाई होगा, ये वाला फॉर्मूला, जब हम लोग सिंपल वर्क एनर्जी पावर पढ़ते हैं और वहां काइनेटिक एनर्जी रहेगा, उस समय ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और अब आता है टोटल एनर्जी, क्वेश्चन को पढ़िए।
two bodies of same momentum have different masses, the total mass energy, ध्यान से देखिए, total mass energy will be greater for किसके लिए? तो यहां पर एक फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया है, आज थोड़ा सा लिख कर हम दिए हैं लेकिन नहीं पढ़ाए हैं। पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट का स्क्वायर और सी टू द पावर 4। तो मोमेंटम तो बोल दिया है ना कि सेम है, मोमेंटम चेंज हो रहा है क्या? नहीं, मोमेंटम दोनों के लिए सेम है। सी तो कांस्टेंट है, ये है, तो एक ही चीज अलग हो रहा है, वो कौन सा है? एम नॉट। दो गो पार्टिकल है, एक हैवियर है और एक लाइटर है, तो जिसका मास ज्यादा है उसी का एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा, जिसका मास कम है उसी का एनर्जी कम होगा। तो जो हैवियर बॉडी है उसी का टोटल एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन इसमें क्या होता था, जो हैवी बॉडी है उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? कम होता है। इसलिए मैंने बताया कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको कराएगा, इसलिए आप डिफरेंस को समझिए कि डिफरेंस कहां पर है क्वेश्चन में। इसमें होता है काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, और इसमें क्या है? टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम। तो जब टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम की बात आएगा तो आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में सोचिएगा और ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और यहां मोमेंटम सेम लेकिन मास अलग अलग है, तो जो मास ज्यादा होगा उसी का एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक, चलिए 16 भी हो गया। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट 17 में। द रेस्ट मास ऑफ ए फोटोन इज। तो फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है? 0 होता है। एक्चुअली फोटोन कभी रेस्ट में रहता ही नहीं है। फोटोन होता क्या है? तो फोटोन होता है लाइट का पार्टिकल। ये जो लाइट हम लोग जिसका यूज कर रहे हैं, इस लाइट के जो पार्टिकल होता है उसको हम लोग फोटोन कहते हैं। और फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है? 0 होता है। काइनेटिक मास होता है लेकिन रेस्ट मास क्या होता है? कुछ होता नहीं है, क्योंकि फोटोन रेस्ट में एग्जिस्ट करता ही नहीं, वो ऑलवेज मूव करेगा, मोशन में होगा। लाइट कभी रेस्ट में रहेगा क्या? नहीं, लाइट क्या होगा? ऑलवेज ट्रेवल करेगा। तो रेस्ट मास होगा उसका 0। रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन वेर सजेस्टेड बाय लॉरेंज होगा। The apparent length of a meter rod moving parallel to its length with velocity 0.8 c will be, आप कर लीजिएगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का थ्योरी लगाइएगा और इसमें लेंथ निकल जाएगा, कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अब हम छोड़ते हैं, अब बढ़ते हैं जो मैंने हैंड रिटन दिया है उस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हैंड रिटन में नंबर 1 क्वेश्चन है, एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 एटॉमिक मास। अच्छा, किसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो यहां पर जानने वाली बात है सबसे पहले कि 1 एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है। यही बात अभी तक हम लोग नहीं जानते हैं कि 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। तो फिर हम एनर्जी कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखिए, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, शॉर्टकट में बताते हैं। 1 AMU का मतलब होता है कार्बन का जो C6 एटम है उसका 1/12 पोर्शन का मास। इसी मास को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, आप कहेंगे सर ये कहां से कार्बन वगैरह आ गया? छोड़िए, उसको भी छोड़ दीजिए, डायरेक्ट वैल्यू पर आते हैं। 1 एटॉमिक मास यूनिट का मतलब होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी। ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। 1 एटॉमिक मास यूनिट का मतलब हो गया 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी। ये हो गया 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब इसके कारण कितना एनर्जी होगा? तो मैंने आपको बताया कि यही हमारा क्या हो गया? मास हो गया। तो एनर्जी बराबर क्या होता है ना? mc स्क्वायर। अब m का वैल्यू कितना हो गया? 1.66 इंटू 10⁻⁻27। c का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ और स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 9 इंटू 10⁻, कितना? 16। और ये क्या आ गया? जूल में आ गया। अब जरा सा ऑप्शन को एक बार देखते हैं। नहीं, जूल में एगो है लेकिन वो नहीं मिल रहा है क्योंकि -27 ही रह गया है, बाकी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको चेंज करना है। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे चेंज करेंगे? यही चीज इसमें चैलेंज है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल।
और जब आप 1 जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे तो 1 बाय क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चूंकि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इतना करना पड़ेगा। इतना करने का मतलब है इतना से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1.66 इंटू 10⁻27 9 इंटू 10⁻16 और बाय क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻19 ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक और चैलेंज है कि आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया गया। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे निकलेगा? मेगा का मतलब होता है 10⁻6। तो यहां 10⁻6 कैसे आएगा? अपने आप थोड़े ना आ जाएगा, 10⁻6 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये पूरा चीज हम लोग का क्या हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बाकी वो कैलकुलेशन करते हैं। बाकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे थोड़ा शॉर्टकट हम आपको बताते हैं। 1.66 तो इसको हम 1.6 भी लिख सकते हैं। 1.66 है तो उसको हम डायरेक्ट 1.6 लिख दिए, थोड़ा राउंड फिगर में वैल्यू निकल जाएगा, ये कट जाएगा। अब क्या बचा? अब बचा यहां पर 10⁻⁻27, उसके पहले 9, फिर 10⁻16 -19 ऊपर चढ़ेगा तो हो जाएगा +19 और 10⁻6 भी ऊपर चढ़ेगा तो हो जाएगा -6। और ये जो मैंने पूरा घेर के रख दिया है इसको हम लोग क्या लिखेंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या बचता है देखिए तो -6 -27 -33 और ये हो गया कितना 16 और 19 35, यानी क्या आ जाएगा 9 इंटू कितना 10⁻³ और 35 यानी कि 10⁻², यानी कितना आ गया 900 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 900 कहीं पर नहीं मिला होगा तो 931 तो मिल रहा है ना, यस। तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका इसका सही जवाब होगा। 1000 नहीं होगा, उतना ज्यादा नहीं भागेगा, बल्कि ये कितना होगा 9। अगर आप 0.66 लेते तो यहां पर लगभग 93 बना जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेज नंबर ये होगा 5 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इफ ए पार्टिकल वेलोसिटी अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट देन इट्स रिलेटिविस्टिक मास। चलिए इन्फिनिटी इसका जवाब होगा। यदि किसी कण का वेग प्रकाश की चाल के समान हो जाए तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो मैंने थ्योरी में इस चीज को समझाया था, प्रूव करके दिखाया था कि उसका मास क्या होगा, लगभग इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम मास, ये तो अभी हुआ। 1 ग्राम मास के कारण कितना एनर्जी होगा, तो मैंने करके दिखाया था अभी, छोड़ते हैं उसको। नेक्स्ट, ए डे स्पेंट इन ए स्पेसशिप कंपेयर टू 3 days ऑन अर्थ, द स्पीड ऑफ स्पेसशिप विल बी। मतलब स्पेसशिप में, अंतरिक्ष यान में, गतिशील अंतरिक्ष यान में बिताए 1 दिन पृथ्वी पर बिताए 3 दिन के समान है। यानी कि जब पृथ्वी पर 3 दिन होता है तो अंतरिक्ष यान में क्या होता है 1 दिन होता है। तो बताइए उस अंतरिक्ष यान का कितना स्पीड है। इसको हम लोग बना सकते हैं। अब पेज नंबर ये होगा 6। टाइम डायलेशन से हमको एक चीज बहुत याद आता है, अक्सर हम लोग फिल्मों वगैरह में सुनते हैं, देखते हैं, काश ये पल थम जाता, है ना, ऐसा कहता है। तो काश ये पल थम जाता, हमको लगता है वो थमने का काम जो वो स्पेसशिप में ही हो रहा है। क्या हम लोग पृथ्वी पर 3 दिन बिता रहे हैं और वो रॉकेट में क्या हो रहा है 1 ही दिन बीत रहा है। और ज्यादा स्पीड से भेज दिया जाए तो हमारे यहाँ पर 10 साल बीत जाएगा, फिर भी हो सकता है वहां पर 2-4 दिन ही बीता होगा। तो पल तो थम गया ना। तो काश ये समय थम जाता, ये रुक जाता, है ना, बहुत कोई खुशी के समय ये कहता है। तो फिर ये उस तरह का सिचुएशन आ गया कि उसको रॉकेट में भेज दिया, चलिए आपका समय जो है थम गया, रुक गया। तो यहां पर हम लोग देख रहे थे कि क्या इसमें बनेगा टाइम डायलेशन वाला थ्योरी। तो हम लोग जानते हैं कि एक प्रॉपर, एक इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर क्या होता है, जो एग्जैक्टली टाइम होता है। इम्प्रॉपर क्या होता है, जो बढ़ा हुआ टाइम होता है, उसको इम्प्रॉपर बोलते हैं। तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, है तो अभी भी बोलिए। फॉर्मूला क्या होता है, T = T0 अंडर रूट, क्वेश्चन नंबर ये कितना है 4 है। हाँ,
1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। फिर भी हम याद दिला देते हैं क्या मैंने आपको बताया था। टी इज इम्प्रॉपर टाइम, टी नॉट इज प्रॉपर टाइम। प्रॉपर टाइम क्या होता है, ज्यादा कंफ्यूजन मत रखिएगा, ये होता है ज्यादा समय, ये होता है कम समय, ये याद रखिएगा। ये है ज्यादा टाइम और ये क्या है, कम टाइम। ठीक, तो कम टाइम कौन सा है, 1 दिन है, तो 1 दिन को यहां पुट कर दीजिए। ज्यादा टाइम कौन सा है, 3 दिन, तो 3 दिन को रख दीजिए। अब इस दिन को सेकंड में, मिनट में, साल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंपैरिजन हो जाएगा तो दिन दिन कट जाएगा, जो भी चीज कीजिएगा वो कट जाएगा, इसलिए दिक्कत नहीं, इसमें डे में ही रहने दीजिए। तो ये हो गया हमारा 3 डे, ये हो जाएगा हमारा 1 डे, और अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, भी हमको निकालना है। कैसे निकलेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, 1 बाई क्या हो जाएगा 3, स्क्वायर रूट को हटा देते हैं, तो रूट को हटाने पर क्या हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा 1/9 होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग इधर उधर करते हैं तो यह हो जाएगा 1 माइनस 1/9 वी स्क्वायर बाय क्या हो गया सी स्क्वायर। हमारे यहाँ एक ऑफलाइन स्टूडेंट भी पढ़ना चाह रही है, ठीक है, दरवाजा ठकठका रही है काफी। हाँ, यहां पर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहां आखिरकार क्या आ जाएगा 8/9, ये हो गया वी स्क्वायर बाय क्या हो गया सी स्क्वायर। इसको आप एडजस्ट करेंगे ठीक ठाक करके तो आखिरकार आप ला सकते हैं वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 8/9 सी स्क्वायर, आखिरकार वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/9 सी स्क्वायर, हट कर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो ये सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5, MCQ 5। देखिए, इफ 3.6 gram mass is converted into energy completely, then electricity that could be obtained will be। 3.6 ग्राम के मास को हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसके कारण कितना इलेक्ट्रिसिटी यानी कि कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम हासिल कर सकते हैं। तो दिक्कत यह है कि इसका जो यूनिट है ना वो किलोवाट आवर में दे दिया है, तो थोड़ा सा उसको बताते हैं, शायद हुआ भी होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी वाला चैप्टर में बताया था आपको। 1 किलोवाट इसका वैल्यू होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। पहले ये चीज आप इसको रट कर रखेंगे, 1 किलोवाट बराबर क्या होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अगर आपको दिक्कत है तो फिर इसको तो बता ही दिया ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर में, फिर भी दिक्कत है तो सॉल्व कर दिया जाएगा। तो फिलहाल हम उस डाटा का इस्तेमाल करेंगे। अब बात रहा कि कितना मास को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, 3.6 को। चलिए 3.6 यहां भी है वहां भी है, तो मास कितना है 3.6 ग्राम। यहां ग्राम को केजी में चेंज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जूल वगैरह है ना, इसलिए आपको SI यूनिट का जरूरत पड़ेगा, तो इतना केजी। अब कितना एनर्जी होगा, तो एनर्जी का वैल्यू होता है, फॉर्मूला होता है mc²। तो 3.6 इंटू 10⁻³ मास हो गया, और c का वैल्यू क्या होगा 3 इंटू 10⁸ का क्या होगा स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये हो गया 3.6, ये क्या हो गया इंटू 9, और ये हो जाएगा कितना 10⁻³ यहाँ पर क्या आ जाएगा 16, यहाँ आखिरकार आ जाएगा 10⁻13 जूल आ गया। अब उसको कन्वर्ट करना है किसमें, किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे किलोवाट आवर में कन्वर्ट करेंगे, एक मिनट रुकिएगा। तो क्या बता रहे थे इसमें 3.6 इतना आ गया। अब किलोवाट आवर लाने के लिए इतना से डिवाइड करना पड़ेगा,
दैट इज 3.6 इंटू 9 इंटू 10⁻13 और बाय क्या हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 और ये आपका कन्वर्ट हो गया किसमें किलो वाट आवर में जो ये कन्वर्ट हो गया। ये कट जाएगा ये ऊपर जाएगा तो आखिरकार हो जाएगा 9 इंटू 10⁻7 किलो वाट आवर। ठीक है ऑप्शन सब एक बार देख लेते हैं 9 इंटू 10⁻7 किलो वाट आवर ये आपका सही होगा बी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग पकड़ते हैं आज का 6ठा नंबर। बाकी कुछ क्वेश्चन बाकी रहा लेकिन वो सब भी आप लोग धीरे धीरे कीजिएगा हो जाएगा और कोई भी दिक्कत होगा हमको सेंड कर दीजिएगा हम सॉल्व कर देंगे उसको डिटेल में। लेकिन थोड़ा सा अपने से भी कोशिश करना चाहिए तब जाके आपको भी पढ़ने में मजा आएगा प्रैक्टिस करने में भी अच्छा लगेगा कि हाँ हम भी कुछ सीख रहे हैं। ओके तो चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं 6ठे नंबर पर। हो गया स्क्रीनशॉट। पेज नंबर 7 होगा ना। ठीक है हाँ क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है कि हिंदी में पहले लिखे हुए हैं नाभिकीय संलयन के दौरान 0.3% द्रव्यमान का क्षय यानी कि विनाश होता है। मतलब द्रव्यमान का पूरी तरह से विनाश हो गया। विनाश हो गया मतलब अब वो द्रव्यमान है ये नहीं है। जैसे मैंने कहा कि कोयला को अगर हम लोग जलाएंगे तो राख बनेगा तो थोड़ा सा तो द्रव्यमान बचेगा ना। कोयला अगर मान के चले अगर 100 ग्राम का था तो राख बनने के बाद मान के चले वो 50 ग्राम ही रह गया या मान के चले 5 ही ग्राम रह गया लेकिन कुछ तो ग्राम रहा ना कुछ तो उसका मास रहा। लेकिन यहां क्या हो रहा है कि नाभिकीय संलयन के दौरान 0.3% द्रव्यमान का क्षय हो रहा है। 0.3% का क्षय हो रहा है मतलब क्या हो गया 100% का क्षय नहीं हो रहा है। अगर आप हाइड्रोजन का 100 ग्राम मान के चलिए आपने यूज किया तो उसमें से केवल 0.3% का क्या हुआ उसका मास जो है खत्म हो गया और बाकी जितना है 99.7% जो है वो उसका रह गया और 0.3% है उसका मास क्या हो गया डिस्ट्रॉय हुआ एनिहिलेट हुआ। उसको एनिहिलेट बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो जो डिस्ट्रॉय हुआ वो क्या होगा एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होगा। अब क्वेश्चन क्या है आगे इस प्रक्रिया में 1 केजी द्रव्यमान के कारण प्राप्त ऊर्जा तो 1 केजी द्रव्यमान अगर हम यूज करेंगे मान के चले हाइड्रोजन हो हीलियम हो जो भी है तो फिर क्या होगा कि कितना एनर्जी रिलीज होगा। तो यहां से हमको क्या होगा कि मास मिल जाएगा। कैसे मिलेगा क्वेश्चन नंबर है 6। तो सबसे पहले हमको कितना मिल रहा है ना मास का जो वैल्यू होगा 1 केजी और 1 केजी का कितना 0.3% यानी कि 1 इंटू 0.3/100 केजी। ठीक है दैट इज 3/1000 केजी। अब एनर्जी कितना होगा तो mc²। m का वैल्यू कितना हो गया 3/100 और c का वैल्यू कितना होगा 3 इंटू 10⁸ स्क्वायर करेंगे तो 10⁻16 10⁻3 मतलब एगो 3 गो जीरो खत्म होगा तो बचेगा कितना 27 इंटू 10⁻13 जूल। अब क्या ऑप्शन दिया हुआ है 2.7 में दिया है तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर 27 को 2 पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं तो आ जाएगा एक ठो कितना 10 और लेना पड़े मतलब आ जाएगा तो 10⁻14 जूल होगा। ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है इसका ऑप्शन नंबर सी मैच किया है। ठीक है अब बताइए कोई डाउट और है तो कुछ पूछना है तो किसी का कोई प्रॉब्लम कोई क्वेश्चन है तो ठीक है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। और बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है मान के चलो और 4-5 क्वेश्चन ही मैंने छोड़ा है
तो उन क्वेश्चन को आप खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। देखिएगा कि आप सकिएगा। जब आप इतने सारे कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझ लिए हैं तो वो भी आप सक जाइएगा। और नहीं होगा तो आपसे जरूर पूछिएगा, लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं कि आप खुद से कोशिश कीजिए बिना किसी हेल्प का, ताकि आपको सीखने का जो मजा है वो आएगा उसमें, कि हाँ हम भी कुछ सीख रहे हैं, हम भी कुछ सीख रहे हैं। केवल यही जो 15-20 क्वेश्चन मैंने अभी बताया, यही सिर्फ आपको रट के नहीं रखना है, ताकि आपको इसी तरह का कोई और क्वेश्चन देगा तो उसको भी आप सॉल्व कर सकें, ऐसा अपने आपको ट्रेन करना है। ठीक है, चलिए, और कोई प्रॉब्लम किसी को? तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाला पार्ट हमने खत्म कर लिया। अब हम देखते हैं आगे वाला आपका कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे, या तो फिर एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, या फिर हम सेमीकंडक्टर को स्टार्ट करेंगे। दोनों में से कोई एक टॉपिक शुरू करेंगे। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स थोड़ा छोटा ही पार्ट है, बहुत बड़ा नहीं है, और थोड़ा सा सेमीकंडक्टर वाला पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला थोड़ा पार्ट है। देखते हैं जो भी हम शुरू करेंगे, अब अगले क्लास से वो शुरू होगा। हाँ, इस बीच जो भी आपको दिक्कत है वो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, हाँ, और आप लोग में से बहुत कोई पेमेंट किए हैं, बाकी लोग भी कर दीजिए, और स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा, क्योंकि हमको एंट्री करने में दिक्कत हो जाएगा अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं भेजिएगा। तो कौन भेजे हैं, अक्सर नाम दूसरा रहता है फोन पे में, और आपका नाम दूसरा है, इसलिए दिक्कत हो जाता है, इसलिए स्क्रीनशॉट जरूर हमको भेज दीजिएगा। ओके, तो गुड नाइट सबको, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले क्लास में। हाँ ठीक है।